Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 25 जनवरी 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है टर्की को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पर 3 पर्सन्स के नाम दिए गए हैं, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। पूछा यह जाता है कि इन तीनों ही लोगों को हम किस तरीके से याद करते हैं। ऑप्शन ए, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के लीडर्स की तरह। ऑप्शन बी, इंतरिम गवर्नमेंट जो 1946 की थी उनके मेंबर्स की तरह। ऑप्शन सी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके मेंबर्स की तरह। या फिर इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स की तरह याद करते हैं। तो किस तरह इनको रिमेंबर किया जाता है आपको बताना है। इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आपसे डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो यार आपने देखा होगा 2 दिन से लगातार काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जहां पर बताया गया है ग्रीन कॉमेट के बारे में। तो 50,000 साल बाद ग्रीन कॉमेट धरती के पास से गुजरेगा, तो हम लोग यहां पे उस ग्रीन कॉमेट को देख सकते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि आज से लगभग 50,000 साल पहले ये देखने को मिला होगा, फिर अब ये देखने को मिल रहा है और फिर आने वाले 50,000 साल बाद फिर से ये ग्रीन कॉमेट नज़र आएगा। तो मतलब हमारे लिए पहला चांस है कि हम यहाँ पर इस ग्रीन कॉमेट को देख सकते हैं। ह्यूमंस को एक चांस मिलता है कि वो ग्रीन कॉमेट को देख सकते हैं। तो इसको लेकर कई सारे जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं। हम समझेंगे कि कब यहाँ पर देखा जाएगा, किस तारीख को आप यहाँ पे ग्रीन कॉमेट देख सकते हो, ग्रीन कॉमेट होता क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स को बिल्कुल बेसिक के साथ में कवर करने वाले हैं। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये होने वाला है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन सेक्शन पर इस आर्टिकल को समझाया है ग्रीन कॉमेट के बारे में। ग्रीन कॉमेट अपीयरिंग क्लोज टू अर्थ आफ्टर 50,000 ईयर्स। तो समझेंगे ग्रीन कॉमेट क्या होता है, कब आप इसको देख सकते हो, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। देखो आगे बढ़ने से पहले ना हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स को क्लियर करेंगे और ये टर्म्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग देखो कभी एस्टेरॉइड की बात होने लगती है, कभी मीटियोर्स की बात होती रहती है, तो हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एस्टेरॉइड, मीटियोराइट, मीटियोर्स या मीटियोरॉइड हो गया या कॉमेट हो गया। तो इन चारों पांचों के बीच में क्या अंतर है, पहले हम इसको समझेंगे, फिर आगे की कहानी आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। पहले तो ये देखो कि जो एस्टेरॉइड और जो कॉमेट होते हैं इनके बीच में क्या फ़र्क होता है, ये है क्या एग्जैक्टली। जैसे जैसे हमारा सौरमंडल बन रहा था तो मून का फॉर्मेशन हुआ, यानी चंद्रमा बना, धीरे धीरे सारे जो प्लैनेट्स हैं वो बने। तो जब यहाँ पर ये प्लैनेट्स बन रहे थे, चंद्रमा बन रहा था, तो उसके बाद जब ये बन रहे थे ना तो उसके पीछे बहुत सारा जो कूड़ा है वो इकट्ठा हो गया, बहुत सारा जो डस्ट है वो यहाँ पर ये छोड़ते जा रहे थे। तो जब वो सारा का सारा डस्ट छूटता जा रहा था, वो डेब्रिस इकट्ठा हो रहा था, वो सभी डेब्रिस जो है ना एस्टेरॉइड और कॉमेट कहलाता है। अब एस्टेरॉइड और कॉमेट के कॉम्पोजिशन के बीच में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। आप इनकी लोकेशन देखोगे, लोकेशन भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। एस्टेरॉइड हमारे सौर मंडल पे किसी और जगह पर पाया जाता है और कॉमेट किसी और जगह पर पाया जाता है। तो एस्टेरॉइड के बारे में तो आप सुनते रहते हो, लेकिन कॉमेट के बारे में आपने कभी कभी सुना होगा और आज यहाँ पे ग्रीन कॉमेट के बारे में सुन लिया है। तो इनकी लोकेशन को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। जब भी हम लोग अपने सौर मंडल को देखते हैं, सोलर सिस्टम को देखेंगे, तो एस्टेरॉइड की जब बात की जाती है ना, तो एक तो होती है एस्टेरॉइड बेल्ट और एक होता है ट्रोजन एस्टेरॉइड। क्या होता है दोनों के बीच का फ़र्क, बहुत आराम से समझ लेना। जब आप लोग यहाँ पर सोलर सिस्टम को देखोगे तो इधर हुआ सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो जो मार्स प्लैनेट हुआ और जो जुपिटर हुआ,
मार्स और जुपिटर के बीच में एक अलग से बेल्ट चलती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बेल्ट नजर आ रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं मेन एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एस्टेरॉयड देखने को मिलेंगे। एस्टेरॉयड मतलब वही रॉकी पार्टिकल्स जो है, मैंने आपको बताया ना, जो कूड़ा छूटता चला गया और धीरे धीरे जो हमारे प्लैनेट्स हैं और मून है वो बनते चलेगा। इसके पीछे जो डस्ट है, डैब्रिस है, वो सब इकट्ठा होता चला गया, वो सब यहाँ पे हमारे रॉकी पार्टिकल्स बने। तो एस्टेरॉयड यहाँ पे बड़े साइज के को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ये ट्रोजन एस्टेरॉयड क्या होते हैं, वही सिमिलर एस्टेरॉयड होते हैं, बट इनका नाम बदल जाता है इनकी लोकेशन की वजह से। होता यहाँ पर यह है कि जब आप जुपिटर को देखते हो, जुपिटर जिस ऑर्बिट पर सन के आगे पीछे घूम रहा है ना, तो इसी ऑर्बिट पर जुपिटर के आगे पीछे आपको इस प्रकार से यहाँ पे ये एस्टेरॉयड नजर आएंगे। इनको हम लोग बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉयड। तो आपसे पूछा जाए ट्रोजन एस्टेरॉयड कहाँ पर है, तो जुपिटर वाले ऑर्बिट पर आपको ट्रोजन एस्टेरॉयड देखने को मिलेंगे। बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। अब इनके अलावा जैसे हमने एस्टेरॉयड बेल्ट को देखा था ना, जो आपने बेल्ट अभी यहाँ पे समझी है मार्स और जुपिटर के बीच वाली, ऐसी ही एक और बेल्ट आती है बिल्कुल सोलर सिस्टम के बाहर, प्लूटो के पास में। तो वो जो बेल्ट है वो कहलाती है कुइपर बेल्ट, बिल्कुल सिमिलर बेल्ट। ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, कुइपर बेल्ट। यहाँ पर भी आपको एस्टेरॉयड वगैरह देखने को मिलेंगे। बात क्लियर हो गई। अब पूरे के पूरे सौर मंडल से बहुत दूरी पर एक और बहुत बड़ी बेल्ट होती है, जो कि आप लोग कह सकते हो उसको नाम दिया गया है ऊर्ट क्लाउड का। क्या नाम दिया गया है, ऊर्ट क्लाउड का। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपका पूरा सोलर सिस्टम हो गया। सोलर सिस्टम के बाहर एक कुइपर बेल्ट हो गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह है, बट एस्टेरॉयड बेल्ट थोड़ी छोटी है, जो कि मार्स जुपिटर के बीच में है, लेकिन कुइपर बेल्ट का साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन इस कुइपर बेल्ट के बाहर भी, मतलब इसके बाहर एक और बेल्ट आपको नजर आएगी। देखो इतना तो यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तो ये हो गया, इसके बाहर एक और आपको एक गोल सा क्लाउड दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ट क्लाउड। यहीं पर कॉमेट रहता है। क्या रहता है, कॉमेट। तो दोनों की लोकेशन समझ में आ गई। एस्टेरॉयड कहाँ पर पाया जाता है, कॉमेट कहाँ पे पाया जाता है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कॉमेट भी सन के चक्कर लगाता है। सन बीच में है ना, सूर्य के किनारे किनारे कॉमेट भी घूम रहा है। बात क्लियर हो गई ना, तो सूर्य के किनारे किनारे घूम रहा है, लेकिन इनका जो बेसिकली ऑर्बिट होता है ना, कभी कभी ऑर्बिट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, इधर उधर से यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये सन के चारों तरफ ही घूमता है। ठीक है ना, ऐसे भी घूमना स्टार्ट कर जाता है, तो इनको बहुत बड़ा डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है एक ग्रीन कॉमेट है जो कि ऑर्बिट कर रहा है, सन के पास से गुजरा है, अब यहाँ पे पृथ्वी के पास से गुजरेगा 50,000 साल बाद। ऐसा हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे, और किस तारीख को देख पाएंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपने किस किस के बारे में बात की है, एस्टेरॉयड के बारे में और कॉमेट के बारे में। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि मीटियोरॉयड, मीटियोर और मीटियोराइट क्या होता है। तीनों के बीच में जब बोल रहे हैं तो सिमिलर सा लग रहा होगा, लेकिन स्पेलिंग का डिफरेंस है। इसमें लास्ट में ROID है, इसमें लास्ट में OR है, और इसमें लास्ट में RITE है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जो एस्टेरॉयड आपने देखा है ना, जो कि सौर मंडल के अंदर ही प्रेजेंट है, बड़े बड़े यहाँ पे रॉकी पार्टिकल, इनमें से ही टूट कर कुछ यहाँ पे छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल निकल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीटियोरॉयड। वो अंतरिक्ष में टूट के अलग हो गए, वो क्या कहलाता है, मीटियोरॉयड। अब वो अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की साइड में गिरना स्टार्ट कर जाते हैं, तो पृथ्वी पर जब गिरते हैं और पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर करते हैं, तो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में जैसे ही एंटर कर जाते हैं ना, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब एंटर कर जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मीटियोर। और गिरते गिरते मान लो अगर उसका साइज़ छोटा है तो वो तो हवा में ख़त्म हो जाएगा जलकर, लेकिन साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो वो धरती पर आकर गिर जाएगा। धरती पर जब आके गिर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटियोराइट बोलते हैं। तो मतलब है वो एस्टेरॉयड ही, इसकी लोकेशन जैसे जैसे बदल रही है इसके नाम भी बदलते जा रहे हैं। इससे टूट के बना मीटियोराइट, ये गिरना स्टार्ट हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचा, ये कहलाएगा मीटियोर, और फिर यहाँ पर ये पृथ्वी पर गिर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, मीटियोराइट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। अब ये बताओ ये ग्रीन कॉमेट क्या है। देखो ग्रीन कॉमेट की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसका जो नाम है वो ग्रीन कॉमेट क्यों रखा गया है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। सॉरी, ग्रीन कॉमेट क्यों रखा गया ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस कॉमेट का एग्जैक्टली नाम क्या है, नाम ध्यान रखना। इस कॉमेट को नाम दिया गया है C2022E3ZTF। C 2022 E3ZTF करके नाम दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है ये क्या है, तो ध्यान रखना एक कॉमेट है। अब ये कॉमेट यहाँ पे अर्थ के पास से गुजरेगा 2 फरवरी को। 2 फरवरी के आसपास आप यहाँ पे इस कॉमेट को देख पाओगे रात में, अगर स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, यानी कि वातावरण बिल्कुल साफ़ है, बादल वगैरह कुछ भी नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, तो आप इसको देख पाओगे गुजरता हुआ। ठीक है ना, रात के समय पर। नहीं तो फिर इसको टेलीस्कोप या बाइनोकुलर से ही देखना पड़ेगा, तब उससे बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगा, अगर वेदर सही नहीं रहता है या यहाँ पर नाइट का क्लाउड वगैरह सही नहीं रहता है तो। ठीक है, तो ये जो कॉमेट है 2 फरवरी को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा।
याद रखना इसके बारे में। दूसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ये नाम है ना C2022 E3ZTF, ये नाम मतलब कैसे रख दिया गया, ऐसे ही रख दिया गया क्या? नहीं, इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न यह है कि इसके बारे में मार्च 2022 में ही पता चल गया था और फिर उसको हम लोगों ने एक कैमरे से देखा था, एक कैमरे से सर्वे करके यहाँ पर इसके बारे में पता लगाया था। उस कैमरे का नाम है ज्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी। तो इसी के बेसिस पर ZTF करके यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। बात क्लियर हो गई? आगे आता है। अब हम लोग कुछ फैक्चुअल डेटा को कवर करते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। जैसे कॉमेट के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ी बातें और जानते हैं। ये जो कॉमेट वर्ड है ये कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है कॉमेटा, यहाँ से आया है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग हेयर। जैसे लंबा सा बाल होता है ना, वैसे ही कॉमेट नज़र आता है। कहोगे लंबे बाल की तरह, आप कह रहे थे रॉकी पार्टिकल है। हाँ, रॉकी पार्टिकल जब वो यहाँ पर घूम रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है, तो इसके पीछे बड़ी सी पूंछ नज़र आती है। यानी अपने पीछे ये कूड़ा छोड़ता हुआ जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। यानी इसके पीछे जितना भी डस्ट है, जितनी भी गंदगी है, वो छोड़ता जा रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो एक पूंछ सी नज़र आती है। इसी वजह से इसको हम लोग यहाँ पर लॉन्ग हेयर की कैटेगरी में भी रखते हैं। मतलब कि लॉन्ग हेयर का मतलब है कॉमेटा, और कॉमेटा के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है कॉमेट। कॉमेट कह लो या फिर डर्टी स्नोबॉल कह लो, गंदी सी स्नोबॉल जिसमें बहुत सारा डस्ट है, बहुत सारा रॉक है, आइस है, इन सब चीज़ों से मिलकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो बॉल है वो बना हुआ है, कॉमेट बना हुआ है। ठीक है। जो सॉलिड पोर्शन होता है ना कॉमेट का, ये वाटर आइस से मिलकर बना हुआ होता है, डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेकिन जैसे जैसे ये सन के पास जाता है, मैंने आपको बताया ये सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है। जैसे एक कॉमेट सन के पास जाता है, इसमें से जो कूड़ा करकट होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं और सन के पास जैसे ये पहुंचेगा, इसमें से देखो मैंने बोला था इसमें आइस है यानी बर्फ़ है, वाटर है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये इसके अंदर से जो भाप है ना वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी गैस को ये छोड़ना स्टार्ट कर देता है। ये कॉमेट जैसे जैसे सन के पास में जाता है, ठीक है, और अपने आप को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है, अपने आप को यहाँ पे ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है जैसे सन के पास में जाता है। तो लूज़ कैसे करेगा? इसके पीछे पीछे जो यहाँ पर डेब्रिस है, इसके पीछे के पीछे यहाँ पर जो कंकड़ है वो इसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तभी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं कि ये कॉमेट की एक पूँछ है लंबी सी, और बहुत लंबी पूंछ वो बन जाती है, बहुत लंबा टेल वो बन जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं। जो भी यहाँ पर गैस रिलीज़ हुई है मैंने आपको बताया, इसके चक्कर में जो कॉमेट है ना, इसका जो हेड होता है स्टार्टिंग में बिल्कुल आगे जो होता है ना, वो बहुत चमक रहा होता है, और इसके पीछे इसके जो कूड़ा है वो सारा का सारा यहाँ पर इसके पीछे पीछे चल रहा होता है। और वो जो लाइन है इसके पीछे कूड़े की, डस्ट की जो लाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। जैसे जैसे हर बार यहाँ पर जैसे जैसे सूर्य के पास से गुजरेगा कॉमेट, ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा ख़त्म करता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा कॉमेट। बात क्लियर हो गई? कभी कभी क्या होता है, जो कॉमेट्स है ना, ये पुश हो जाते हैं अपने सन की साइड में, अर्थ की साइड में। इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं ग्रेविटी की वजह से। नासा के अकॉर्डिंग बात करें तो नासा ने ये बोला है कि जो कॉमेट्स हैं ना, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मिलियंस ऑफ कॉमेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि सन के आसपास घूमते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक केवल और केवल 3650 कॉमेट्स के बारे में ही अपने पास में जानकारी रखते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कॉमेट्स के बारे में हमें पता नहीं है। बाकी कुछ होते हैं प्रेडिक्टेबल कॉमेट्स। प्रेडिक्टेबल कॉमेट्स होते हैं शॉर्ट पीरियड कॉमेट, यानी कि इसमें कम से कम 200 साल लग जाते हैं। 200 साल में एक बार ये सूर्य का चक्कर मारता है, ठीक है ना, 200 साल में एक बार सूर्य का चक्कर मारता है। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिक्टेबल कॉमेट या फिर शॉर्ट पीरियड कॉमेट। ये कुइपर बेल्ट के अंदर पाए जाते हैं। कौन सी बेल्ट में? कुइपर बेल्ट में। कुइपर बेल्ट क्या होती है अभी मैंने आपको थोड़ी देर में पहले ही पढ़ाया था। दूसरा, एक सबसे फेमस कॉमेट है जिसको हम लोग बोलते हैं हैलिस कॉमेट। जो हैलिस कॉमेट है ना, ये भी एक तरीके से शॉर्ट पीरियड कॉमेट है, यानी कि हर 76 साल में ये सन का चक्कर मार देता है। तो हैलिस कॉमेट यहाँ पे देखने को मिला था पिछले कुछ समय में, और आने वाले कुछ समय में लगभग 2062 में 262 के अंदर हैलिस कॉमेट नज़र आएगा वापस से। तो हर 76 ईयर्स में यहाँ पर ये सन का चक्कर मारता है, तो गुजरेगा पास से तो ये नज़र आएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बाकी ये तो सारे प्रेडिक्टेबल थे। एक होता है लेस प्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो कॉमेट बहुत दूर मिलता है, यानी पूरे सौर मंडल से बाहर ऊर्ट क्लाउड के अंदर। ऊर्ट क्लाउड के बारे में आपको बताया था। तो ये जो ग्रीन कॉमेट है ये भी ऊर्ट क्लाउड से निकल कर आ रहा है, ऊर्ट क्लाउड से आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जो ये कॉमेट इस क्लाउड से निकल कर आते हैं ना, ये कम से कम 30 मिलियन ईयर्स तक ले सकते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, सन का एक चक्कर लगाने में, क्योंकि ये बेल्ट बहुत दूर है, सौर मंडल से पूरी तरह से बाहर वो बेल्ट है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। बात क्लियर हो गई? नाउ आगे आता है कि सर ये जो ग्रीन कॉमेट है ना, इसमें ग्रीन वर्ड क्यों लगा रहे हैं, मतलब ग्रीन से क्या लिंक है इसमें? तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में समझाया गया कि हम इसको ग्रीन कलर में क्यों देखेंगे, ये ग्रीन कलर का क्यों है। देखो, ग्रीन कलर का इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको डाई एटॉमिक कार्बन देखने को मिलेगा, मतलब दो कार्बन एटम के पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपस में बाउंड है, आपस में मिले हुए हैं इस कॉमेट के हेड में।
जो कि ग्रीन लाइट को छोड़ते हैं। ग्रीन लाइट को कब छोड़ेंगे? जब ये सन के पास जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य के पास में जाएगा सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी, सूर्य की चमक जो पड़ रही है ना, उसके चक्कर में यहाँ पर जो इसमें से ग्रीन लाइट निकल रही है वो और ज़्यादा चमकने लगती है। जैसा रेडियम होता है ना, उस प्रकार से यहाँ पे लाइट चमकने लगती है। तो अल्ट्रावायलेट रेस के जैसे ही चपेट में आएगा ये और ज़्यादा चमकेगा। यहाँ पर ग्रीन लाइट जो है वो निकलती हुई नजर आती है। किसकी वजह से? क्योंकि इसके अंदर डाई एटॉमिक कार्बन यानी कि कार्बन एटम के पेयर्स नज़र आते हैं। ये इसके पीछे का रीज़न हो गया। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आने वाले समय पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। देखो, आंध्र प्रदेश के अंदर एक चिंता वाली बात देखने को मिली है। वो चिंता वाली बात क्या है कि यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल जो है ना वो मरते हुए नजर आ रहे हैं और मास मोर्टेलिटी रेट देखने को मिला, यानी कि बहुत ज़्यादा कगार में ऑलिव रिडले टर्टल्स की मौत हुई है। इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये ऑलिव रिडले टर्टल की एक डेड बॉडी है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर में कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। खासकर जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री तट है, वहाँ पर पड़ी हुई है। और ऐसे कई सारे टर्टल्स की जान जा रही है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पिछले कुछ समय में 100 से ज़्यादा जो ये ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं ना, ये अपनी जान गंवा चुके हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, ऐसी बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अब इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? क्योंकि ये जिस पानी में रहते हैं ना, उस पानी में पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो भी यहाँ पे गंदा पानी है, सारा वेस्ट वाटर वहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है। उस वेस्ट वाटर की वजह से यहाँ पर इन ऑलिव रिडले टर्टल्स की जान जा रही है, ऐसा मेंशन किया गया आर्टिकल के अंदर में। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें रोकने की ज़रूरत है। जो वेस्ट वाटर है एक्वा पॉइंट से, वो भी यहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है समुद्र के अंदर में, और यही एक मेन रीज़न है जिसके चक्कर में 100 से ज़्यादा इन ऑलिव रिडले टर्टल की जान गई है आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी आपके सामने ये देखने को मिल रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया हमारा करंट इशू। लेकिन अब आपको एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा और डिटेल से जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है ना अभी न्यूज़ में है। तो आपको इसके बारे में एक एक बात जो है पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। चलो समझते हैं एग्जैक्टली क्या है ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में। ऑलिव रिडले टर्टल का जो साइंटिफिक नेम है ना वो क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है लेपिडोचिलिस ओलिवेकाई। अब ये जो टर्टल है ना, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और दुनिया भर में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दुनिया भर में अच्छी खासी पॉपुलेशन है। लेकिन अगर ऐसा होता रहेगा, इस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ता रहेगा, तो ये पॉपुलेशन भी ख़त्म हो जाएगी। अभी ठीक ठाक है, लेकिन आने वाले समय पर इस प्रकार से खतरे की वजह से ये ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा, ये जो टर्टल्स हैं इनका नाम ऑलिव क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी जो बैक होती है ना वो ऑलिव कलर की है। इस वजह से यहाँ पर इनका नाम ऑलिव रिडले टर्टल रखा, यानी थोड़ा ग्रीनिश कलर की बैक नज़र आती है। उसके बाद में ये जाने जाते हैं अपनी मास नेस्टिंग की वजह से, भरपूर मात्रा में यहाँ पर ये अंडे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो पैदा होते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ जो फीमेल ऑलिव रिडले टर्टल्स यानी हज़ारों जो फीमेल टर्टल्स हैं ना, वो एक साथ यहाँ पे अंडे देती हैं बीच पर आकर, इस तट पर आकर। खासकर गाहिर माता सेंचुरी के अंदर, गाहिर माता सेंचुरी जो कि ओडिशा में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑलिव रिडले टर्टल पाए जाते हैं। आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें नज़र आएंगी। वहाँ पे जो ऑलिव रिडले टर्टल है वो एक साथ बहुत सारे अंडे देते हैं। बात क्लियर हो गई। अब हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, तीनों ही ओशन के अंदर देखने को मिलेंगे। और स्पेशली ओडिशा के अंदर जो गाहिर माता सेंचुरी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रॉकरी कह सकते हो, दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कह सकते हो इन ऑलिव रिडले टर्टल्स की, जहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा दूसरे टर्टल्स को पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी सेंचुरी है ओडिशा गाहिर माता मैरीन सेंचुरी, ध्यान रखना। बाकी प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहीं से सवाल बनेगा, तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब है इसको हाई प्रोटेक्शन दी जा रही है। इसका जो शिकार वगैरह है उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। वैसे इसको IUCN रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी के अंदर कवर किया गया है। वनरेबल कैटेगरी में अगेन इसकी संख्या जो है धीरे धीरे खतरे में जा रही है, तो इस वजह से इसको हम लोगों को सुरक्षा देना चाहिए। तो वनरेबल कैटेगरी में तो डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाता है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि जो इसका व्यापार है, इंटरनेशनल व्यापार, उसके ऊपर कई सारे रोक टोक, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। इतनी सारी प्रोटेक्शन, इतनी सारी सुरक्षा इसकी इसलिए की जा रही है क्योंकि इसको खतरा भी सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जो इंसान है वो इसका मीट का कंजम्पशन करता है, इसको मीट की तरह यहाँ पर खाया जाता है, इस वजह से यहाँ पर पकड़ा जाता है, ज़्यादातर इसका शिकार किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे समुद्र के अंदर जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, जितना भी वेस्ट बन रहा है, जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है, वो सब यहाँ पर इनके जान के लिए खतरा बन रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी यहाँ पर देख लिया है। कभी कभी लोग मछली पकड़ने जाते हैं, बड़े बड़े जाल का इस्तेमाल करते हैं, उस जाल में इन टर्टल को भी फंसा लेते हैं और वहाँ पर टर्टल की जान चली जाती है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। देन फिशिंग ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक जाल से, बहुत बड़े जाल का यूज़ करके मछली पकड़ने के लिए वो जाल को पानी के अंदर छोड़कर उसको नाव के माध्यम से खींचने लगते हैं।
तो खींचते हैं ना जब, तो उसकी वजह से बहुत सारे जानवर उसमें जाल में फंस जाते हैं और उसमें ऑलिव रेडेड टर्टल भी फंस कर अपनी जान दे देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं इनको इंजरी भी होती है, कई सारे टर्टल्स की जान चली जाती है। ये खतरा काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इनको प्रोटेक्शन दी गई है। तो बात क्लियर हो गई। इतनी बात ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, वरना नहीं बनेगा ऑलिव रेडेड टर्टल के रिगार्डिंग। अब देखो, प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो यूपीएससी ने 2015 में एक सवाल पूछा था, बहुत सिंपल सवाल था। सवाल यह था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, ये पूछा गया। ऑप्शन दिए गए हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रेडेड टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन या फिर घड़ियाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है ना। तो ऐसे सवाल बन सकता है। बाकी आप लोगों को ओडिशा गाहिर माता सेंचुरी के बारे में ध्यान रखना है। वो मैरीन सेंचुरी ऑलिव रेडेड टर्टल के लिए फेमस है। वहाँ पर सबसे बड़ी कॉलोनी यहाँ पे ऑलिव रेडेड टर्टल की पाई जाती है। आगे आते हैं ना दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल बढ़ने से पहले मेक श्योर करना है वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आपने अचीव करवाना है। अभी यहाँ पर हाथों हाथ वीडियो पे जब लाइक का बटन दबा दोगे ना, तो ये टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। तो ये काम करना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। और जो भी क्वेश्चंस आपसे वीडियो के अंदर पूछे जाते हैं, मेक श्योर करो उसमें पार्टिसिपेट करो, है ना। आपसे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद मैप का क्वेश्चन दिया, उनको आप ज़रूर से देखा करो। मैप में ज़रूर से प्रीलिम्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करो। इससे रोज़ाना आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। साथ ही साथ में पता चलता रहता है कौन कौन वीडियोस के रेगुलर बेसिस पर टच में रहता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने बोला है कि अंडमान के अंदर में आखिरकार हम क्यों जो ऑयल पाम है उसको रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑयल पाम है, आपने पता होगा पाम ऑयल के बारे में। पाम ऑयल जो कि एक वेजिटेबल ऑयल की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो इन्हीं पाम से बनता है। वो इसी पेड़ से पाम निकाला जाएगा और उसी से यहाँ पे वो तेल बनाया जाएगा। तो हुआ यहाँ पर ये पिछले कुछ समय में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में बहुत ज़्यादा ऑयल पाम का प्लांटेशन किया गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे कमर्शियल फेलियर नज़र आया, ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर एक कमेटी है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो, ज़रूरत थी भी नहीं यहाँ पर इन क्रॉप्स को लगाने की, क्योंकि यहाँ पे सूट नहीं कर रहे हैं, कमर्शियल फेलियर हो चुका है, तो आप यहाँ पे ग्रो नहीं करने चाहिए थे। तो पैनल ने यहाँ पर बोला है कि आप इसको और अगर ज़बरदस्ती ग्रो करोगे तो उससे कई सारा नुकसान होगा। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, खासकर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इन ऑयल पाम क्रॉप को यहाँ पे क्यों रिवाइव करने की ज़रूरत है, ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने बोली है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, दिक्कत हो रही है अंडमान निकोबार आइलैंड में पाम ऑयल को लेकर, ये आपको समझ में आ गया। अब करना क्या है, इसमें कुछ अलग से पढ़ना है क्या? हाँ, अलग से पढ़ना है। जो पाम ऑयल है ना, ये सेक्टर काफ़ी चर्चा में था पिछले साल, आपको पता होगा, क्योंकि भारत ना पाम ऑयल के मामले में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अलग अलग देशों में। पाम ऑयल एक ऐसा तेल है जो कि दुनिया भर में कंज्यूम किया जाता है एज अ वेजिटेबल ऑयल, है ना। वेजिटेबल ऑयल की तरह सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, उसमें आप पाम ऑयल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला ये वेजिटेबल ऑयल है। इसका इस्तेमाल और भी कई सारी चीज़ों में होता है, जैसे डिटर्जेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, बायोफ्यूल्स के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दोनों देश सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। आप देखोगे दुनिया भर में जितना पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है, उसका 90% इंडोनेशिया और मलेशिया से ही होता है। और इंडोनेशिया का 2021 का एक बहुत बड़ा टारगेट था। इंडोनेशिया ने साल 2021 में लगभग 45 मिलियन टन के आसपास पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया था। तो यहाँ पे ये हमने प्रोड्यूसर की बात कर ली। तो प्रोड्यूसर में पूछा जाए तो कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया। कंज्यूमर की बात करें, यानी इस तेल को सबसे ज़्यादा खरीदने वाले कौन से देश हैं, तो इसमें इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन, ये 3 एरियाज़ आते हैं। 2 तो देश हो गए और एक पूरा यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 नेशंस आते हैं। इंडिया का जो एनुअल इम्पोर्ट है, यानी भारत, आप ये चीज़ देखना, हर साल पाम ऑयल को 13 से 14 मिलियन टन के आसपास इम्पोर्ट करता है। 13 से 14 मिलियन टन के आसपास हम लोग यहाँ पे पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और इसमें से सबसे ज़्यादा हम लोग इंडोनेशिया से परचेज़ करते हैं, फिर मलेशिया से परचेज़ करते हैं। और इन ऑयल के अलावा कुछ और भी प्रकार के तेल हैं, जैसे सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सभी हम अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन और रशिया जैसे देशों से परचेज़ करते हैं। तो ऑयल के मामले में क्या क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आएगा, क्या भारत ये तेल का उत्पादन नहीं करता है क्या? देखो, हम लोग भी वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं, लेकिन हमारे देश में ये तेल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और जितना हम बनाते हैं वो तो सब हम कंज्यूम कर ही लेते हैं। उसके बाद की ये रिक्वायरमेंट है, उसके बाद की जो रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट करके पूरी करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। पूरे एशिया की अगर हम लोग बात करें तो पूरे एशिया में
बहुत बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है भारत, जो कि सबसे ज़्यादा ऑयल को परचेज़ करता है। सबसे बड़ा इंपोर्टर देखने को मिलेगा पूरे एशिया के अंदर में, मतलब कि एशिया में इंडिया हो गया टॉप पर, और इंडिया के बाद यहाँ पर आ जाता है चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश। लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं टॉप कर रहा है इस मामले में। बाकी ध्यान रखना एक्सपोर्टर कौन कौन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं पाम ऑयल के। तो ये एक फैक्चुअल डेटा था, और सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। इस वजह से आर्टिकल के साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन को लिंक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना वर्ल्ड पेज पर आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो श्रीलंका की विजिट पर जाते हैं, काफ़ी सारी बातचीत भी करते हैं, ये पता होगा। लेकिन एक चीज़ और हुई है, श्रीलंका की हालात आपको पता है, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। श्रीलंका की इकोनॉमी वगैरह पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। इनके पास में कोई पैसा है नहीं कि ये चुका सकें। दूसरा, इन्होंने इतना सारा लोन ले रखा है कि वो बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। वो लोन चुकाने के लिए भी इनको लोन लेना पड़ जाएगा। ये हालात श्रीलंका के हैं। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए श्रीलंका किसके पास में जाता है? आईएमएफ के पास में, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में। आईएमएफ के पास में कुछ पैसा मांगने के लिए जाता है कि भैया, क्योंकि आईएमएफ का काम ही यही है कि दुनिया भर में जो भी कंट्रीज़ हैं जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनका मार्केट अनस्टेबल हो चुका है, तो उसको स्टेबल किया जा सके। तो आईएमएफ ने यहाँ पर क्या किया है, आईएमएफ पहले एश्योरेंस मांगता है। जैसे श्रीलंका अगर पैसे मांगने जा रहा है ना, तो इसके पीछे यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ का सपोर्ट होना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर इसको एश्योर करे कि हाँ श्रीलंका पेमेंट कर देगा, तो कुछ कंट्रीज़ विश्वास दिलाएंगी आईएमएफ को, तब आईएमएफ यहाँ पर जाकर अमाउंट देगा, कंफर्म करेगा उसको। तो श्रीलंका की सपोर्ट में इंडिया आ चुका है। यहाँ पे श्रीलंका को अगर पैसे लेने जाना हो आईएमएफ से, तो 3 देशों का सपोर्ट चाहिए होता है, इंडिया, चाइना और जापान का सपोर्ट चाहिए होता है। इंडिया ने अपना सपोर्ट दे दिया है, इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ भैया हम लोग देखो एश्योरेंस दे रहे हैं, और आईएमएफ से बोल दिया आप यहाँ पे श्रीलंका को जो पैसा है वो दे दो, ताकि अपना जो भी यहाँ पे डेट है उससे निकल सकें। ठीक है ना। तो आईएमएफ ने भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया है इंडिया के फाइनेंस एश्योरेंस को। तो यानी कि जो भारत ने अपना सपोर्ट दिखाया था वो आईएमएफ की साइड से कंफर्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पे हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना और जापान भी जल्दी अपना कंफर्मेशन दे देंगे। चाइना और जापान कंफर्मेशन देंगे, उसके बाद में श्रीलंका को आईएमएफ की साइड से लोन मिल जाएगा और ये अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन इतना इनफ नहीं होगा, ये आपने आर्टिकल को पढ़ा। अब करंट इशू को हमने क्या करना है, अपने स्टैटिक पोर्शन यानी कि बैकग्राउंड डेटा से लिंक करना है, जहाँ से एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहली बात, हम लोग इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को तो डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आईएमएफ के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आईएमएफ के पास में लोन लेने गया, इसके लिए यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से यहाँ पे श्रीलंका ये बोल रहा है कि हम लोग $2.9 बिलियन का जो पैकेज है वो उठाने वाले हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना जो इकोनॉमी डाउन हुई है उसको हम लोग रिवाइव करने में यूज़ करेंगे। और इसके लिए चाइना, जापान, इंडिया जैसे सपोर्ट चाहिए, इन देशों का सपोर्ट चाहिए होगा, तब जाके आईएमएफ जो है ना एक एश्योरेंस लेने के बाद में जो है वो लोन देगा। तो इंडिया ने तो अपना एश्योरेंस यहाँ पर दे दिया, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। क्योंकि भारत अपनी एक प्रिंसिपल पर चलता है, एक सिद्धांत के ऊपर, नेबरहुड फर्स्ट, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका ध्यान भी प्रॉपरली रखते हैं। तो उस सिद्धांत का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, आओ पहले इसको डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम लोगों ने बनाया था वर्ल्ड बैंक के साथ में। आपको पता होगा जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो वर्ल्ड बैंक है इसको बनाया गया, और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ ही हम लोगों ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी बनाया था। तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस को बनाया। एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी ब्रेटन वुड्स के अंदर में, अमेरिका में, और इसको हम लोग ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। तो जो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको गवर्न किया जाता है 190 देशों के से। तो 190 देश आज के समय पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर्स देखने को मिलते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, तो आज़ादी से पहले लगभग 27 दिसंबर 1945 में भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ज्वाइन कर लिया था। पर्पज़ क्या है, देखो इसका मेन पर्पज़ होता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल करके रखना, यानी कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट है हमारा उसको स्टेबल करके रखना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहाँ पर आईएमएफ उतर कर आएगा, उस कंट्री को सपोर्ट करने में अपना एक रोल निभाएगा। बाकी आईएमएफ क्या करता है, कुछ रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल बनता है, और दोनों को लेकर सवाल बन चुका है ऑलरेडी। पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है, तो ध्यान रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करता है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये भी यहाँ पे आईएमएफ ही पब्लिश करता है।
तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। बाकी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में देखो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि पहले हम लोग बहुत डिटेल से कवर कर चुके हैं। पिछले साल हमने इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है, यही आर्टिकल्स सबसे ज़्यादा कवर किए हैं। फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इंडिया श्रीलंका की बात करें तो दोनों के दोनों कंट्रीज़ आपको इंडिया इंडिया के जस्ट नीचे आपको इंडियन ओशन में श्रीलंका देखने को मिलेगा। दोनों यहाँ पे अलग हो जाते हैं पाक स्ट्रेट के माध्यम से, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर ये इंडिया है, नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, इनके बीच में एक पाक स्ट्रेट देखने को मिलता है। क्या एक पाक स्ट्रेट यहाँ पर नज़र आता है जो कि इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा, और नीचे इसके यहाँ पर श्रीलंका नज़र आएगा। ठीक है, अब ये आपने लोकेशन देखी। उसके बाद रिलेशंस की बात करें तो ऐतिहासिक तौर पर रिलेशंस इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया श्रीलंका के बीच में कल्चरल, रिलीजियस और व्यापार को लेकर रिलेशंस बहुत लंबे समय से हैं। पुराने ज़माने से यहाँ पर इनके रिलेशंस देखने को मिल जाते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है ना, ये इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुआ था। ये आज के समय पर श्रीलंका में बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन आपको देखने को मिलेगा। बाकी इकोनॉमिक टाइज़ की बात करें तो इंडिया जो है श्रीलंका का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। श्रीलंका हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे आप देखोगे श्रीलंका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कर करके श्रीलंका को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है, और इसके लिए हम लोगों ने इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है। और बाद में यहाँ पर इंडिया जो है एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, यानी कि श्रीलंका के अंदर कई सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया की साइड से गया है श्रीलंका में 2005 से लेकर 2019 के बीच में, वो $1.7 बिलियन से भी ज़्यादा का है। तो कई सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भारत ने श्रीलंका में कर रखा है। बाकी दोनों देशों के बीच में कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ अभ्यास होते हैं। तो दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में एक अभ्यास होता है, नाम ध्यान रखना, उसका नाम है मित्र शक्ति। और दोनों देशों की नेवी के बीच में एक अभ्यास होता है, नेवल एक्सरसाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिनेक्स। सिलिनेक्स नाम से यहाँ पर एक अभ्यास को किया जाता है। बाकी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में कुछ इशूज़, कुछ प्रॉब्लम्स भी नज़र आती हैं। सबसे पहले किलिंग ऑफ फिशरमैन, जो मछुआरे हैं। देखो कई बार क्या होता है ना कि मछुआरे जो है ना, इंडिया के मछुआरे जो हैं वो मछली पकड़ते पकड़ते श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं समुद्र के माध्यम से ही, तो श्रीलंका उनको मार देता है। श्रीलंका के जो गार्ड होते हैं वो उनको मार देती है, उनको पकड़ कर ले जाती है, उनकी जो बोट है वो जब्त कर लेती है। ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो श्रीलंका नेवी के साइड से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है। हालांकि भारत ऐसा नहीं करता है, भारत यहाँ पे वार्निंग देता है। पहले हम लोग गन शॉट करके इस प्रकार से वार्निंग देते हैं और उनको जाने देते हैं। इस प्रकार की चीज़ें इंडिया ने पहले दिखाई हैं। साल 2019-20 में आप लोग देखोगे ना, तो लगभग 284 के आसपास जो इंडियन फिशरमैन्स हैं, भारत के मछुआरे जो हैं, उनको अरेस्ट किया गया, और लगभग 53 इंडियन बोट्स यहाँ पे जब्त कर ली गई हैं श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के माध्यम से। बाकी दूसरा जो चिंता वाली बात है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। चाइना धीरे धीरे यहाँ पे अपना पैर पसारता जा रहा है, जिसके चक्कर में श्रीलंका की यह हालत हुई है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं ढेर सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना का श्रीलंका के अंदर नज़र आएगा। और जो हम्बनतोता पोर्ट है वो भी यहाँ पर चाइना ने 100 साल के लिए रेंट पर ले लिया है, खासकर 99 साल के लिए, वो आप देख पाओगे। तो इंडिया पे इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। आप देखोगे मैंने बोला था कि भारत का एफडीआई बहुत ज़्यादा चल रहा है, और भारत से भी कई गुना ज़्यादा एफडीआई यहाँ पर चाइना कर चुका है श्रीलंका के अंदर में। ठीक है, तो ये बात आप देख पाओगे। तो चाइना लगातार वहाँ पे श्रीलंका के अंदर बना हुआ है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऊपर से तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है जहाँ पर बैठा है चाइना, फिर उसके बाद में अगर श्रीलंका के अंदर अपने पैर पसार लेता है, श्रीलंका के अंदर अपने आप को स्टेबल बना पाता है, तो इंडिया के लिए ये नीचे से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको एज अ इशूज़ में लिखनी होंगी। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। नाउ आते हैं उसके बाद में अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, और उसमें हम पहले कवर करेंगे अपने एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल डिस्कशन हमारा आज का थोड़ा सा रेलिवेंट है, काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, आप कह सकते हो अप्रॉक्सली सभी आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता होगा काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं सर आप एडिटोरियल भी सब कुछ कवर करते हो। देखो इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ना, मैं क्योंकि सारी चीज़ें कवर करके चल रहा हूँ, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज हो, चाहे वो छोटे आर्टिकल हो, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, है ना, स्टैटिक डेटा हो, मैप का क्वेश्चन हो, प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सभी चीज़ें यहाँ पे कवर करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, आपको पता होगा। तो एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर करना, और आप यहाँ पे अगर एक सोच रहे हो कि 40 मिनट में वीडियो बन जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। देखो 40 मिनट में सिर्फ छोटे आर्टिकल ही कवर हो पाते हैं। उसके बाद एडिटोरियल पर फोकस करना भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको वो हेल्प करेगा। एक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो क्रिएट होंगे कि राइटर वो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप दूसरे न्यूज़ एनालिसिस से कंपैरिजन मत किया करो कि सर वो इतने सुबह आ जाता है, उतना सुबह आ जाता है, आप सुबह क्यों नहीं लेकर आते हो, है ना। देखो सुबह जब न्यूज़पेपर जल्दी अवेलेबल होता है तो मैं सुबह जल्दी डाल देता हूँ। न्यूज़पेपर जल्दी अवेलेबल नहीं होता है तो मैं यहाँ पर मैं भी नहीं कर सकता कुछ। आज न्यूज़पेपर थोड़ा लेट आया है, ठीक है ना, तो आप इसको बात को समझ रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, अपनी कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोशिश ये कि यार जल्दी अपलोड कर दिया जाए, बट कोशिश ये है कि 8:30 या 8:50 या 9 से पहले पहले वीडियो अपलोड हो जाए। लेकिन आपको वीडियो ऐसा मिलेगा जो कि आपके हेल्पफुल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप वीडियो सुबह में अपलोड कर दूँ और वो आपके लिए कुछ भी मददगार नहीं है,
है ना, उसमें कुछ भी ऐसा खास चीज़ नहीं है, कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस खाली आर्टिकल पढ़ पढ़ के सुना दिए, काम खत्म, तो आपको वो हेल्प नहीं करेगा कहीं पर भी, है ना, क्योंकि वो स्टैटिक डेटा से लिंक नहीं होगा। तो क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा ना, मैं अगर पढ़ के सुना दूंगा तो वो क्या फ़ायदा हुआ। तो इससे अच्छा आप अखबार ऐसे ही रीड कर लो, ख़त्म हो गया मामला। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, अपना शेड्यूल ऊपर नीचे कर लिया करो। एक वीडियो और अपलोड हो गई है, सुबह 5 बजे अपलोड हो जाती है, इंडियन एक्सप्रेस वाली, उसको फोकस कर लिया करो। उसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, उसको टेस्ट को अटैम्प्ट किया करो। जब तक आप टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर होगा। प्रीलिम्स के लिए कुछ आर्टिकल्स वहाँ पे क्लियर होंगे, वहाँ पे एडिटोरियल भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो जैसे आप वीडियो कवर करोगे तो देर में दूसरा वीडियो आ जाएगा, इसको भी कवर करके आप दोनों न्यूज़पेपर रोजाना समाप्त कर सकते हो सुबह ही सुबह। फिर उसके बाद आपके पास पूरा दिन बचा। अगर 9 बजे वीडियो भी आ रहा है तो आप इसको, मुझे पता है थोड़ा जल्दी जल्दी करके देखते हो, काफ़ी कुछ आपकी क्लियर होती हैं, काफ़ी कुछ रिपीटेड होती हैं, जो कि रेगुलर देख रहा है तब भी हद से 1.5 घंटे में आप इसको पूरा कर लेते हो। नोट्स वगैरह मत बनाओ, पीडीएफ इसका है, पीडीएफ आपको दिया गया है, उसमें से रिवीजन कर लो। नोट्स वगैरह बना के टाइम वेस्ट मत करो, करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनते हैं, कब तक बनाओगे, बनाओगे समेटते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनते हैं। तो आप यहाँ पर पीडीएफ आपको मिलता है, आप उसका डेली रिवीजन करो, फिर संडे में रिवीजन करो, काम खत्म। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही एक की है। आप नोट्स बनाने बैठोगे करंट अफेयर के तो घंटों लग जाएंगे, और घंटों लगने के साथ साथ आप पूरा साल वेस्ट करोगे। लास्ट में इतना इकट्ठा हो जाएगा कि उसको समेटना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और उसको देख देख के डिमोटिवेशन और आता रहेगा। ठीक है ना, चलो आगे आते हैं। फिलहाल बहुत हो गया लेक्चर। आपको पता होगा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं हमेशा एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, परसों मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था पंचायत को लेकर, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, पंचायत में जो सरपंच होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। परसों मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा। तो उसी के बेसिस पर अगर नहीं पढ़ा तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो उस एडिटोरियल को, फिर उसके बाद में आप इस आंसर को अटैम्प्ट करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत्स इन इंडिया टू एंश्योर मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे जो हमारे भारत के अंदर पंचायत सिस्टम है इसकी फंक्शनिंग को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें, और ज़्यादा ये इफेक्टिव हो सके, और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से ये अपना काम कर सके। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको बताना है। हिंदी में पढ़ देता हूँ। सेवाओं की अधिक प्रभावी और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए भारत में पंचायतों के कामकाज के सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखिए, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आपको वो आराम से चैनल मिल जाएगा। लगभग 49,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और आंसर्स को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम दोस्त आप लोग को करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकोगे, साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में जो मिस्टेक होंगी वो यहाँ पर आप बता सकोगे कि हाँ, यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से, जो कि यहाँ पर है ये वाला। तो जी किशन रेड्डी, नाम आपने सुना होगा। ये कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, जो भारत की टूरिज्म मिनिस्ट्री है ना, उसी के मिनिस्टर हैं। तो आज इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है जहाँ पे बात करते हैं भारत के टूरिज्म पॉलिसी के बारे में, टूरिज्म में क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, टूरिज्म किस प्रकार से भारत के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। अब यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा क्यों गया? क्योंकि एडिटोरियल ऐसे नहीं लिखा जाता, वो चीज़ न्यूज़ में चल रही होगी उसी के बेसिस पर लिखा गया है। तो आज है 25 जनवरी, तो क्या होगा, 25 जनवरी को होता है नेशनल टूरिज्म डे। तो इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है कि नेशनल टूरिज्म डे पर आपको टूरिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि भारत के अंदर में टूरिज्म किस प्रकार से स्टैंड करता है। पहली चीज़ यहाँ पर राइटर बोलते हैं स्टेटस क्या है टूरिज्म का। इंडिया का जो टूरिज्म है ना, वो अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में बहुत सारे जो देश हैं उनका टूरिज्म बहुत कुछ दुनिया भर को देता है। बहुत सारे देश क्या करते हैं ना, बहुत सारे देशों में लोग घूमने जाते हैं, घूमने जाएंगे, पैसा खर्चेंगे, उस एरिया की इकोनॉमी डेवलप होगी और उससे यहाँ पर वो दुनिया भर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो दुनिया भर के इकोनॉमी में काफ़ी सारे देश अपने टूरिज्म की वजह से कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसी कैटेगरी में भारत 10वें पोजीशन पर आता है। ये 2019 का डेटा बोलता है। 2019 में इंडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इनफैक्ट हमारी जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला था टूरिज्म की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री है ना, इसने इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोथ जो है हम लोगों को दी थी 2019 के अंदर में। 2020 में कोविड आने की वजह से हालात थोड़े ख़राब हो गए थे, बट फिर यहाँ पर धीरे धीरे अब चीज़ें वापस से रिवाइव हो रही हैं।
साल 2020 की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है ना, इसके अंदर में लगभग 39 मिलियन के आसपास लोगों को नौकरियां मिली हुई थी। तो आप समझ सकते हो जो एम्प्लॉयमेंट टोटल है, टोटल रोजगार है भारत में, उसका 8% रोजगार टूरिज्म सेक्टर में है और ये रोजगार बढ़ने वाला है। साल 2030 के आसपास तक आप देखोगे तो लगभग 53 मिलियन के आसपास जो जॉब्स हैं वो इस टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर होनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी इस इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझते हैं। पहला यहाँ पर एक सर्विस सेक्टर है, ये हमारे सर्विस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। बहुत सारे जो बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि एयरलाइन हो गया, होटल्स हो गए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्योंकि टूरिज्म में इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा ना। लोग घूमने आएंगे प्लेन से, होटल के अंदर रुकेंगे, इधर से उधर घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। तो इन सभी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है टूरिज्म इंडस्ट्री से। अगर आपके अच्छे यहाँ पर टूरिज्म अच्छा है तो ये सेक्टर्स बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। दूसरा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज। अब बाहर के जब लोग आ रहे हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, यानी कि अपनी जो करेंसी एक्सचेंज करवा के, क्योंकि इंडिया में वो तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे उनकी करेंसी हमारे पास में आ जाती है और यहाँ पे फिर उसके बाद में वो घूमते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ती है, हम लोग यहाँ पे ढेर सारा बाहर का पैसा कलेक्ट कर पाते हैं और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर जुड़ जाता है, जो कि भारत को अगेन बाद में बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बात करें 2016 से लेकर 2019 के बीच में तो 7% से ये ग्रो हुई थी। 2020 में गिर गई थी क्योंकि कोविड आ गया था, तो टूरिज्म कुछ हुआ नहीं, है ना। लेकिन उससे पहले 2016 से 2019 के टाइम पीरियड में बहुत तेज़ी से हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ग्रो हुई थी इस टूरिज्म के माध्यम से। दूसरा यहाँ पे जो टूरिज़्म है ये मदद करता है कि हम अपने नेशनल हेरिटेज को, जो भी हमारी कंट्री के धरोहर हैं, है ना, इन सबको हम लोग प्रोटेक्शन दे सकें, इनको हम लोग यहाँ पे सुरक्षित रख सकें। तो ये इस कहीं ना कहीं टूरिज़्म हमारे लिए इस चीज़ में भी मददगार साबित होता है। देन कल्चरल प्राइड को भी यहाँ पर रिन्यू करता है। जो टूरिज़्म स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी टूरिज़्म स्पॉट्स नज़र आते हैं ना, यहाँ पर दुनिया भर में अप्रिशिएट किए जाते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकोगे कि जब लोग घूम कर जाएंगे, दुनिया भर में चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडियन रेसिडेंट्स के लिए एक प्राउड वाली बात होगी ये। दूसरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर्स कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करें, तो इसके लिए हमें कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है वो हमें रिजॉल्व करने होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से डेवलपमेंट करते हैं। तो टूरिज़्म के माध्यम से एक फ़ायदा और मिलता है कि हम लोग लगातार डेवलपमेंट करते रहते हैं कि बाहर से लोग आएंगे घूमने के लिए, तो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंस। फिर राइटर ने मेंशन किया चैलेंजेस के बारे में, आखिरकार इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या परेशानियां करंट टाइम पे नज़र आती हैं। सबसे पहली जो परेशानी है वो है लैकिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। लैकिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देखो, अभी तो थोड़ी देर पहले बोला गया था कि डेवलपमेंट होता है उस एरिया में, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है भी नहीं हमारे पास में। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इतनी अच्छी रोड्स आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेंगी, प्रॉपर वाटर की फैसिलिटी, प्रॉपर होटल्स की फैसिलिटी, और कहीं कहीं पर आपको कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, आप वहाँ पर सिम भी नहीं ले सकते हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स कहीं कहीं पर नज़र आती हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है हमारे टूरिज़्म स्पॉट्स पर। ये एक सबसे पहली दिक्कत आ जाती है हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री में। दूसरी प्रॉब्लम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसेंटली हमने एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था। जो भी बाहर से विदेश से लोग घूमने आ रहे हैं ना, तो इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी सुरक्षा की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय पर कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर जो फॉरेन नेशनल्स हैं इनके ऊपर अटैक किया गया है ना, इनके साथ में छेड़छाड़ी करने की काफ़ी बार कोशिश की गई है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी हमें टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ना प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब कर सकती है और हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकती है। फिर एक और प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इस इंडस्ट्री में जो दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो लोग हैं ना वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास में इतनी प्रॉपर स्किल्स नहीं है। अगर स्किल्स अच्छी होती तो वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो कर सकते थे, तो ये भी एक कमी है। फिर एक कमी है देखने को मिलती है वो है बेसिक एम्यूनिटीज़ का एब्सेंट होना। अब बेसिक एम्यूनिटीज़ जैसे कि प्रॉपर पीने का पानी अवेलेबल नहीं है जगह जगह पर, प्रॉपरली मेंटेन टॉयलेट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी, फर्स्ट एड सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा कमियां नज़र आती हैं, ऐसा बोला गया है। देन एक और चैलेंज आ जाता है वो है सीजनैलिटी, यानी कि टूरिज़्म में एक चैलेंज क्रिएट करने वाली प्रॉब्लम है वो है सीज़न। सबसे ज़्यादा जो बिजी सीज़न है वो केवल 6 महीने का चलता है इंडिया के अंदर में। आप देखोगे तो अक्टूबर से मार्च में, यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक रहेगा, और सबसे ज़्यादा हैवी रश आपको देखने को मिलेगा वो है नवंबर और दिसंबर। बस इन महीनों के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिज़्म रहता है, उसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा टूरिज़्म नहीं चलता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो कुछ 6 महीने के लिए लिमिटेड है, अक्टूबर से मार्च और दूसरा नवंबर दिसंबर के अंदर में, बस इसी समय पर सीमित रहता है। इसके अलावा टूरिज़्म ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है।
बाकी टूरिज्म को ग्रो करने के लिए सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव उठाए हैं, वो भी राइटर ने मेंशन किया, जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम को यहाँ पर चलाया गया है ना, जो कि यहाँ पर जिसका मेजर मकसद है टूरिज्म को प्रमोट करना। उसके बाद में यहाँ पर प्रसाद स्कीम को लेकर आया गया। प्रसाद स्कीम को भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पर इन्हीं मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2014-15 में। ऐसे यहाँ पे आपको आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स नजर आएंगी, बुद्धिस्ट साइट्स आपको देखने को मिलेगी बोधगया के अंदर। इस प्रकार से कई सारी साइट्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाती हैं। फिर देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये जो प्रोग्राम है ये भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने साल 2020 में लॉन्च किया था, ताकि हम अपने सिटीजन्स को थोड़ा और एंकरेज कर सके कि वो दुनिया भर में जाकर, मतलब हमारे देश भर में जाकर घूमें और जाकर टूरिज्म को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये सारे इनिशिएटिव जो हैं सरकार की साइड से उठाए गए हैं। तो क्या होता है टूरिज्म, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। एक अच्छा आर्टिकल ये नज़र आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये बात करता है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। तो केन और बेतवा है, ये दोनों की दोनों नदियां हैं। दोनों नदियों को जोड़ने के बारे में चर्चा की जा रही है। एक नदी मध्य प्रदेश में है तो एक नदी उत्तर प्रदेश में है। तो दोनों नदियों को जोड़ने के लिए बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है, बहुत लंबे समय से मैटर चल रहा है। ये मैं कई सालों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ इस आर्टिकल को, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आप कह सकते हो जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के प्रति कुछ कंसर्न दिखाया, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आई हैं। एक कमेटी यहाँ पर बैठाई गई, कमेटी ने यहाँ पर बोला है कि बिल्कुल प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट में, अगर आप इस प्रोजेक्ट को लगाते हो तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो आओ समझते हैं आखिरकार केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट क्या है, इसको लेकर क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। चलो सारे पॉइंट्स एक एक करके हम लोग समझेंगे विद द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ में। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है? ये दो नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें हमारा मकसद है कि एक नदी के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी है, यानी कि केन नदी मध्य प्रदेश के अंदर है, इसमें पानी सरप्लस में, एक्स्ट्रा पानी है, तो इस पानी को हम लोग ट्रांसफ़र कर सके बेतवा नदी के अंदर। बेतवा नदी जो कि यूपी में है, इस नदी के अंदर पानी बहुत कम है, ठीक है, जिसकी चक्कर में, क्योंकि बेतवा नदी के अंदर पानी कम है तो चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे नदी है ना, उस एरिया में प्रॉपरली सिंचाई नहीं हो पाती है, सूखा पड़ा हुआ है, खासकर बुंदेलखंड रीजन में। तो यही बोला गया कि भैया केन नदी के अंदर जब सरप्लस वाटर है तो इस सरप्लस वाटर को ट्रांसफ़र कर देना बेतवा नदी के अंदर में जहाँ पर पानी बहुत कम है, ठीक है ना। तो यही हमारा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे केन नदी से बेतवा नदी के अंदर पानी पहुँचाने के बारे में चर्चा की गई है। तो कहोगे सर दो नदियों के बीच में पानी कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका, मान लो ये केन नदी बह रही है और ये नदी बह रही है कौन सी, बेतवा नदी, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर ये केन नदी बह रही है और ये नदी बह रही है बेतवा नदी। करेंगे क्या, इनके बीच में बना देंगे एक कैनाल, जैसे एक नाला टाइप का बना देंगे ऐसे करके। तो ये कैनाल बना देंगे, ये हो गई, दोनों नदियाँ जुड़ गई। अब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था तो पानी यहाँ से भेज दिया जाएगा, इस वाली नदी में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे सूखा पड़ा था इस वाले रीजन के अंदर, तो इस पानी का हम लोग यूज़ करेंगे इस एरिया में सिंचाई करने के लिए या बाकी सारे काम करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो सरप्लस वाटर है, सरप्लस वाटर को जहाँ पे पानी कम है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना, यह है हमारा केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये किस रीजन में फैला हुआ है? कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट फैला हुआ देखने को मिलेगा। दो राज्यों के अंदर, राज्य पता चल गए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, लेकिन इनमें भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा डिस्ट्रिक्ट ये यूपी के हो गए, और मध्य प्रदेश के हो गया टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स आपके मध्य प्रदेश के हो गए, ठीक है। इन सब एरियाज़ को ये प्रोजेक्ट कवर करता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, 77 मीटर का टॉल, यानी 77 मीटर लंबा, ऊंचा और 2 किलोमीटर चौड़ा एक दौधान डैम बना रहे हैं, और दूसरा 230 किलोमीटर का एक कैनाल बना रहे हैं। एक कैनाल जो कि यहाँ पर दोनों नदियों को जोड़ने का काम करेगा। तो केन बेतवा को जोड़ने का काम करेगा ये कैनाल, ध्यान रखना है। ये जो प्रोजेक्ट है ये पिछले कुछ समय से डिले पे डिले होता जा रहा है, देरी पे देरी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय पर इस प्रोजेक्ट को लेकर एनवायरमेंटल इश्यूज़ दिखाए गए हैं कि सर हम इसको लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वातावरण के अंदर हालात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ हालात कैसे ख़राब होंगे वो मैं समझाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं, इस प्रोजेक्ट के ढेर सारे फ़ायदे भी होंगे। तो पहले हम फ़ायदे समझेंगे, बाद में नुकसान समझेंगे। फ़ायदे में पहला फ़ायदा है रिड्यूसिंग ड्राफ्ट, यानी बुंदेलखंड रीजन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में ना, यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन यही होगा कि हम यहाँ पे पानी को लेकर आ पाएँ। जो नदी बह रही है बेतवा, उसमें पानी प्रॉपर है नहीं, वो भी सूखा पड़ा है। तो इस चक्कर में हम क्या कर सकते हैं, केन नदी से पानी को खींच सकते हैं बेतवा के अंदर में। इससे क्या होगा, जो सूखा पड़ा हुआ रीजन है वो यहाँ पर खिलखिला जाएगा, वो वहाँ पे हरियाली हो जाएगी, वहाँ पे हम लोग सिंचाई कर पाएंगे। तो पहले तो प्रॉब्लम
जो है ये सॉल्व हो जाएगी। तो पहला फ़ायदा ये हो गया रिड्यूसिंग ड्राफ्ट। दूसरा है फार्मर्स बेनिफिट। इससे क्या होगा कि आज के समय पर उस रीजन में जो फार्मर्स खेती बाड़ी करते हैं उनको प्रॉपर पानी मिल नहीं पाता है, फसल प्रॉपर उग नहीं पाती है, खर्चा उनका हो गया, कमाई कुछ हो ही नहीं, इस चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। इस चीज़ को हम कम कर सकेंगे, लोगों को एक अच्छा लाइवलीहुड मिल पाएगा, लोग यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर पाएंगे। तीसरा फ़ायदा होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। इससे क्या होगा, हम लोग पानी को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही साथ में हम लोग काफ़ी सारा बिजली का उत्पादन भी करेंगे, क्योंकि लगभग बोला जा रहा है कि यहाँ पे 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेट किया जाएगा। दूसरा, पीने का पानी भी हम लोग सप्लाई कर सकेंगे काफ़ी सारे रीजन में, जैसे बुंदेलखंड वाले रीजन में सूखा पड़ा हुआ है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे 62 लाख लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली पीने का पानी सप्लाई किया जा सकता है। तो ये इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो होगा ये तो 3 फायदे। अब बोला जा रहा है कि सर इस लिंक प्रोजेक्ट के अंदर ढेर सारे इश्यूज़ हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस एरिया में हम इस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं, जिस एरिया में खुदाई करके नाला बनाया जाएगा, कैनाल बनाई जाएगी या प्रोजेक्ट लगेगा, तो वो एरिया कहीं ना कहीं पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर में आ रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व जहाँ पर आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट टाइगर का एक एरिया है, तो काफ़ी सारा एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व का इसी प्रोजेक्ट के अंडर में आ जाएगा। तो इस चक्कर में यहाँ पे जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, इसने यहाँ पे इसके अप्रूवल को रोक लगा दी थी कि भैया हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व को खा जाएगा ये प्रोजेक्ट, और इसके चक्कर में टाइगर फिर कहाँ जाएंगे, है ना, ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पर इसका इकोनॉमिकल इशू है। इकोनॉमिकल इशू मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना, 230 किलोमीटर का कैनाल बनाना, उसके बाद यहाँ पर डैम बनाना, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, और केवल बना देना एक टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको साल ब साल, महीने से महीने में मेंटेन करना होगा, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अलग लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो इस प्रोजेक्ट को डिले पे डिले होता हुआ चला गया, और इस चक्कर में यहाँ पे प्रोजेक्ट अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तीसरा जो प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटल इशू, ये क्या है कि जब यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को लगाओगे ना, तो जिस एरिया में लगाया जा रहा है उस एरिया से कई सारे लोगों को हटाया जाएगा। अब वो अच्छे से रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, घर है उनका प्रॉपर वहाँ पे, तो उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार हो जानी है। तो ये यहाँ पर एक और प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है। आगे आते हैं, अब केन और बेतवा नदी के बारे में थोड़ी बातें जान लो, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। केन और बेतवा नदी दोनों की दोनों जो है मध्य प्रदेश के अंदर ओरिजिनेट होती हैं, और दोनों की दोनों यहाँ पे यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केन नदी यमुना के साथ में मिलती है बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, ठीक है ना, यमुना के साथ में कहाँ में मिलती है, बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, और बेतवा मिलती है यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, लेकिन मिलती दोनों यमुना के अंदर ही हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बाकी बेतवा नदी के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, डैम देखने को मिलेंगे, राजघाट, परिचा, मातीलाल डैम्स यहाँ पे बनाए गए हैं, और केन नदी ही पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होती है, तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हो। तो केन नदी, बेतवा के बारे में आपको दोनों के बारे में क्लियरेंस हो चुका होगा। अब एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल आएगा, आप उसको आराम से टैकल कर पाओगे। जितनी बातें थी वो सब की सब मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में और बहुत क्रिस्प तरीके से बताई हैं, आखिरकार क्या इशू चल रहा है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर। अब हम लोग एक मैप देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर आप लोग ये वाला मैप देख पा रहे होंगे, इंडिया का मैप हुआ, और इंडिया में खासकर हम लोग इन दो राज्यों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। ये रहा ऊपर उत्तर प्रदेश, ये रहा नीचे मध्य प्रदेश, ये रही बेतवा नदी, ये रही यहाँ पर केन नदी, दोनों के बीच में ये रहा बीच का कैनाल। इस कैनाल को बनाकर हम लोग यहाँ पर इस पानी को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल यहाँ पे दो राइटर ने मिलकर लिखा है, आदिश्री पांडा और दूसरा यहाँ पर हेमंती बनर्जी। इन्होंने यहाँ पर फोकस किया है किस चीज़ के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर। जो खासकर स्कूल है ना वो नॉर्मल बच्चों के लिए चलो सही है, लेकिन जो डिसेबल बच्चे हैं ना, जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, है ना, जो दिव्यांगजन आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके लिए स्कूल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो हमें स्कूल्स को प्रॉपर्ली डेवलप करना होगा बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रोक टोक के, कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकें। तो राइटर ने यहाँ पर शुरुआत करी है एक रिपोर्ट के साथ में। राइटर ये बोलती हैं कि यूनेस्को की 2019 की रिपोर्ट है सर ये। इस रिपोर्ट ने मेंशन किया है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, डिसेबिलिटी से जो सफ़र कर रहे बच्चे हैं ना, इनकी पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1.7% की। हमारी जितनी भी आबादी है उसके 1.7% ऐसे बच्चे जो कि डिसेबल हैं। ये बात सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखी गई है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने डिसेबिलिटी के साथ साथ ढेर सारी और प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिजिकल इनेबिलिटी तो है, उसका प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन ना कर पाना, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर इनको फेस करनी पड़ती है।
प्लस यहाँ पर 70% से ज़्यादा जो 5 साल वाले बच्चे हैं जो डिसेबल हैं इंडिया के अंदर में, वो कभी यहाँ पर स्कूल को अटेंड करते ही नहीं है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अटेंड नहीं करते। तो आप इमेजिन करो, इतने सारे बच्चे जो डिसेबल हैं, इनमें 70% से ज़्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, उनको कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है। दूसरा, अगर कुछ बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और जैसे बड़े होते हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है इंडिया के अंदर में जो डिसेबल बच्चे हैं उनके साथ में। तो इन सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्या इन सब चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए और हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर इनका पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि ये स्कूल के अंदर प्रॉपरली इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ दोनों में यहाँ पे प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें और इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्कूल का इकोसिस्टम हमें इस प्रकार से मेंटेन करना होगा कि वो इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ इकोसिस्टम हो, बच्चे उस पर विश्वास कर सकें, बच्चे खुश रहें, खुश रहकर पढ़ सकें। ऐसा ना हो, कभी कभी होता है वो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, भेदभाव फेस करने लगते हैं, है ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बच्चे को डिमोटिवेट कर देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये राइटर ने मेंशन किया है। तो क्या क्या बैरियर्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स करेंट टाइम पर नज़र आती हैं। राइटर बोलती हैं कि देखो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी वाला जो पर्सन यहाँ पर बच्चा आपको देखने को मिलेगा ना, इसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आज के समय पर इतनी प्रॉपर मिल नहीं पा रही हैं। प्रॉपर इसके लिए स्कूल बसेस नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ स्कूल्स के अंदर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर इनके लिए कैंटीन्स, टॉयलेट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनअप्रोप्रिएट है ना। इनका बैठने के लिए अलग से यहाँ पर फैसिलिटी, एक अलग फैसिलिटी चाहिए होगी क्योंकि वो डिसेबल हैं, तो वो चीज़ भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। प्लस यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स लगातार नज़र आ रही हैं, वो सही से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, बैठ रहे तो अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं तो उनके ऊपर प्रॉपरली फोकस ना करना, उनके ऊपर प्रॉपरली पढ़ाई का ध्यान ना देना, उनको चीज़ें ना लर्न करवाना, ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आती है, ठीक है ना, ये बताया गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आप देखोगे कई सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो रिसेंटली कंडक्ट करे गए। जो यूएन हैबिटेट इंडिया है, आईआईटी खड़गपुर है, इन्होंने हाल ही में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं कि हम लोग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को ट्रेन करेंगे। इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेकर आया गया। इससे क्या होगा, हम बच्चे के अंदर, इन बच्चों में एक डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो इन्होंने ये बोला कि जो स्कूल टीचर्स हैं और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, ये बोलते हैं कि देखो, एक स्कूल के अंदर ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, जैसे रैंप होना ज़रूरी है बच्चों के लिए जो खासकर डिसेबल हैं, इनके लिए एक सूटेबल मटेरियल होना यहाँ पर ज़रूरी है स्कूल के अंदर में, जो कि यहाँ पर बच्चे जिसको पढ़कर आगे बढ़ सकें प्रॉपरली। यहाँ पर स्कूल के अंदर एक देखो, अब ये सब चीज़ें ना प्रॉपरली, अगर इन बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बनाना है तो प्रॉपरली फंडिंग चाहिए होगी, तो उस एडिक्वेट फंडिंग को यहाँ पे स्कूल्स को लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद इन बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। तो स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के हाथ में है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हाथ में है, इन सबको मिलकर ये कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकते हैं। क्योंकि एट द लास्ट आप देखोगे, एजुकेशन की जब बात आती है, चाहे वो कोई भी हो, उसके पास में एजुकेशन का अधिकार है। हमारा संविधान जो है ना, उसमें आर्टिकल 21A, ये बेसिकली आपका एक फंडामेंटल राइट है जो कि राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। वो बच्चा यहाँ पर डिसेबल हो चाहे कैसा भी हो, सबके पास में पढ़ाई करने का हक है, ठीक है ना। तो राइट टू कंपलसरी एजुकेशन तो उनके पास में एज अ फंडामेंटल राइट है ही। तो 6 से 14 साल का बच्चा तो पढ़ाई करेगा, उसके पास में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। तो आप इसको क्यों नहीं देख रहे हो, इसका वोलेशन क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तो बच्चे को एजुकेशन देना ज़रूरी बन जाता है। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। यहाँ पर हम लोग जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को लेकर आए थे। कोई भी बच्चा है जिसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे कोई भी भेदभाव ना करके उसको हर तरीके से सपोर्ट कर सकें, ये हमारा टारगेट है। इसी प्रकार से भारत ने क्या करा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को साइन किया है। यानी कि इस प्रकार की एक पूरा का पूरा अग्रीमेंट है, ये एक अग्रीमेंट है डिसेबल पर्सन के लिए, जिसको यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर साइन किया गया और इंडिया भी यहाँ पर इसका हिस्सा देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इंटरैक्टिव ट्रेनिंग सेशंस को लेकर आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट पैरा ये है, बोला ये गया कि जो इंटरैक्टिव सेशंस है ना, वो हम लोग कर सकते हैं। बच्चों को लेकर इनके साथ में बातचीत कर कर ही यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व किया जा सकेगा। स्कूल की फैकल्टी, स्टाफ, इनको इन्फॉर्म किया जा सके, डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया जा सके कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पे वो समझाया जा सके कैसे बच्चों के साथ में ट्रीट करना है, वो चीज़ क्लियर की जा सके। आपको कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे जारी करनी होंगी कैंपस के अंदर में। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेफ बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर इन डिसेबल पर्सन का जो विश्वास है ना, वो यहाँ पर जीतेंगे और इन बच्चों को हम लोग एक सपोर्ट करेंगे और एक अच्छा खासा एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी तो इस प्रकार से एजुकेशन को डेवलप करना,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि देखो कहना बहुत आसान है, ये स्टेप बहुत बड़ा, राइटर बोलती हैं स्टेप बहुत बड़ा है, इसमें चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, इसको किया जा सकता है। तो इससे यहाँ पर इन बच्चों को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्कूल की फैकल्टीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स को लेकर आ सकते हैं जो कि यहाँ पर इन बच्चों को सपोर्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर ये बच्चे फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप में ही ढल जाएंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, आगे धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो हमें यहाँ पर इसी अप्रोच के साथ में बढ़ना होगा। जितनी प्रॉब्लम्स स्कूल के अंदर में, जितने भी बैरियर्स हैं उनको हटाना होगा, और उसको हटाने के बाद में इन डिसेबल चिल्ड्रंस को हमें सपोर्ट कर कर इनको पढ़ाना होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो वो चीज़ यहाँ पे राइटर मेंशन करती हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल कुछ खास नहीं है, केवल 2 मिनट में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आपको पता होगा पिछले कुछ समय पर बहुत विवाद हो रहा है, किस किस के बीच में। हमने ये देखा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इशू देखने को मिल जाता है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ में जुडिशरी के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं आज के समय में, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी इश्यूज देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो राज्य सरकार तो पूरी प्रॉपरली बनी हुई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में एक गवर्नर भी होता है, ठीक है ना, एक गवर्नर भी होता है। गवर्नर कौन भेजता है? गवर्नर यहाँ पर केंद्र सरकार भेजती है, वो गवर्नर केंद्र सरकार का ही होता है। तो राज्य सरकार जो इंपॉर्टेंट वहाँ की सरकार बैठी है, जो कि लोगों ने चूज करके बैठाई है, वोट करके बैठाई है, वो लोग, और वहाँ का गवर्नर जो कि केंद्र सरकार ने बैठाया है, इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ जाते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पे राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलेगी, है ना, जहाँ पे कोई भी लॉज वगैरह बिल वगैरह पास हो रहे हैं, वो सब गवर्नर का अप्रूवल मांगते हैं। गवर्नर का अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो गवर्नर को अगर जो अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ पर अप्रूवल देंगे नहीं, बिल को अपने पास में रखे रहते हैं, ना वो आगे बढ़ाते हैं ना पीछे बढ़ाते हैं। एक बार समय बाद वो बिल एक्सपायर हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आज के समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो राइटर जो है ना यहाँ पर, जिनका नाम है सुदर्शनम पदम, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है ना, अब इसकी वैल्यू उतनी की नहीं जा रही है। केंद्र सरकार अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार लगातार यहाँ पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा हमने हर हाल में कई सारे केसेस के अंदर रिसेंट टाइम में देखा है। क्या क्या देखा है आओ देखते हैं। जो हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू, वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला, जो जगदीप धनखड़ साहब है ना, ये कुछ आज के समय पर काफ़ी अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आपको पता होगा इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो उठा दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि केशवानंदा भारती केस के तहत बना था। अब केशवानंदा भारती केस में जो भी जजेस थे ना, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया कि भैया आप संविधान के अंदर कुछ ही बदलाव कर लो, पार्लियामेंट कुछ भी बदलाव कर सकता है संविधान में, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हटा सकते, इसको नहीं हिला सकते, बाकी आप कुछ भी चेंज कर लो। अब इन्होंने क्या करा, वाइस प्रेसिडेंट ने इसको ही चैलेंज कर दिया। तो ये बात यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि आज के समय पर जो केंद्र सरकार कर रही है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जब दूसरी कंट्री को देखोगे, चाइना रशिया जैसे देश, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे ऑटोक्रेसी चलती है। वहाँ पे चाइना की सरकार का राज है, रशिया की सरकार का राज है। सरकार जो करेगी उसके हिसाब से काम चलेगा, लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इंडिया यहाँ पे डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या हो रहा है कि जो लोग हैं ना, लोगों ने अपनी पसंद से खुद वोट देकर अपने सरकार को बैठाया है ना। लोगों को जो चाहिए वो हिसाब से यहाँ पे सरकार को बैठाया। तो सरकार के हाथ में पावर नहीं है, लोग के हाथ में पावर है। लेकिन आज के समय पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वो सही नहीं है, वो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं, उसके बाद में संविधान में फेडरलिज्म आता है। फेडरलिज्म के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इन दोनों की पावर्स अलग अलग है ना, सेपरेट पावर्स, लेकिन साथ में मिलकर काम करेंगे। हमने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अलग अलग पावर्स दी हैं, संविधान के माध्यम से मिली हुई हैं। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है, कहीं ना कहीं आज के समय पर स्टेट गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है। क्योंकि गवर्नर बैठा है, अब मान लो ये राज्य सरकार है, ये कोई बिल वगैरह लेकर आने की कोशिश कर रही है अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, अपने विधानसभा में कोई कानून इन्होंने पास करने की कोशिश की। अगर वो केंद्र सरकार को नहीं पसंद है तो केंद्र सरकार का गवर्नर वहाँ पर बैठा है ना। क्योंकि आपको पता है कि एक गवर्नर भी होता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। तो वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर कोई बिल पास करती है तो वो गवर्नर के पास में जाएगा अप्रूवल के लिए। अब गवर्नर उसको अप्रूवल दें या न दें वो उनके हाथ में है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि उसको अप्रूवल मिल जाए तो तुरंत मिल जाएगा, वरना यहाँ पे गवर्नर, मैंने बोला ना सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो उस अप्रूवल को लेकर बैठा रहेगा, उस बिल को लेकर बैठा रहेगा, जेब में डालकर आगे ना हाँ करेगा ना करेगा। और सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉब्लम यह है कि गवर्नर उस बिल को कभी तक रख सकता है, मतलब कितने भी समय तक रख सकता है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कितने भी समय तक रख सकता है। लेकिन एक समय बाद वो बिल नलीफाई हो जाएगा।
तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली है। दूसरा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सरकार घुसने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज के समय पर जो जजेस को हम लोग अपॉइंट करते हैं या जजेस का ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब यहाँ पर किया जाता है एक कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जिसमें काफ़ी सारे जजेस होते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, 5 जजेस होते हैं, एक सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये सब मिलकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब सरकार यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये सही नहीं है, ऐसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है इसकी जगह हमारे पास में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए। इस कमीशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होना चाहिए, यानी कि केवल जजेस के ऊपर ना छोड़ा जाए कि ये अपने यहाँ पर जजेस को अपॉइंट करें या ट्रांसफ़र करें। ठीक है, केवल जजेस के ऊपर ना छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर फेवरेटिज्म जैसी चीज़ें भी नज़र आ सकती हैं, ऐसा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होने चाहिए, हमारे लॉ मिनिस्टर भी होने चाहिए, यानी केंद्र सरकार का भी यहाँ पर रोल होना चाहिए। तो इस तरीके से राइटर ने बोला कि केंद्र सरकार यहाँ पे भी यानी जुडिशरी में भी घुसने की कोशिश कर रही है। अरे भैया, सबकी पावर्स अलग हैं। आपने संविधान में देखा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबको अलग अलग पावर्स दिए। लेजिस्लेटिव कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा, जुडिशरी यहाँ पर वो कानून फॉलो करवाएगा। ठीक है ना। और अब यहाँ पे जो सरकार है वो अगर एक ही वो कानून बनाएगी भी, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी वही रहेगी और उसको यहाँ पर फिर जुडिशरी के अंदर भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी रह गई सभी जगह पर यहाँ पे अपना रोल लेकर आने के बाद। ठीक है, तो ये राइटर ने सारी बातें मेंशन की हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा। दूसरा, एट द लास्ट, पता लास्ट में यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये लास्ट में बोलते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इंडिया विल बी जस्ट अनदर रशिया, चाइना या टर्की। ठीक है ना, इंडिया एक दूसरा रशिया, चाइना, टर्की बन सकता है अगर ऐसी चीज़ें चलती नहीं, सरकार का कंट्रोल चलता रहा तो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये सारी की सारी जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। चलो आगे आते हैं। फिर दोस्तों एक और छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको भी आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, कर्नाटका टू गेट लेपर्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर। कर्नाटका को एक लेपर्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर मिलने वाला है। मिलने वाला क्या, ये लोग बनाने वाले हैं। अभी होता क्या है ना, करेंट टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो कर्नाटका में लेपर्ड है ना, ये काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। काफ़ी सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा विवाद रहता है, वहाँ पे ये लेपर्ड देखने को मिलते हैं। तो उनको यहाँ पे हम लोग ट्रांसलोकेट कर देते हैं, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर पहुँचा देते हैं। तो बोला ये जा रहा है कब तक ऐसे करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर कर्नाटका बोल रहा है कि हम लोग बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे, जहाँ पर इन लेपर्ड्स को आप कह सकते हो कि रिहैबिलिट किया जाएगा, इनके अंदर सुधार किया जाएगा, इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, कोई यहाँ पर खतरा ना पहुँचे इनके ऊपर, ये हम लोग ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे कर्नाटका में, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे लेपर्ड के बारे में। आपने जो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है ना, वो केवल और केवल लेपर्ड के बारे में पढ़ना है, यही चीज़ आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। आओ फिर समझते हैं लेपर्ड के बारे में। सारा का सारा जो बैकग्राउंड डेटा है लेपर्ड के बारे में वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साइंटिफिक नेम क्या है लेपर्ड का, यह है पंथेरा पार्डस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। लेपर्ड मतलब जैसे जो ये शेर वगैरह ना, ये सारी की सारी बिल्लियाँ की प्रजातियाँ, बिग कैट की प्रजातियाँ हैं। तो बिग कैट में ही यहाँ पर एक छोटी साइज़ की जो कैट है वो यहाँ पर लेपर्ड को रखा गया उस कैटेगरी में। जैसे टाइगर, लायन, जैगवार, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये सारी बिग कैट की स्पीशीज़ हैं। इनमें से यहाँ पर जो लेपर्ड है ये थोड़े साइज़ में छोटा होता है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे लेपर्ड नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी कि रात में जागता है, रात में अपना शिकार करता है, दिन भर सोता है। उसके बाद में ये छोटी छोटी जो स्पीशीज़ हैं, जो खासकर हर्बीवोरस जानवर हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा अटैक करता है। जैसे चीतल हो गया, हॉक डियर हो गया या जंगली सुअर हो गया, इनको ज़्यादा खाने का काम करता है लेपर्ड। अब लेपर्ड के अलावा आपने ब्लैक पैंथर भी देखा होगा, ब्लैक पैंथर सुना होगा। वो लेपर्ड ही होता है लेकिन पूरा काला होता है, पूरा का पूरा ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक कलर का। वो कैसे हो पाता है, वो बेसिकली मेलेनिज्म की वजह से। तो मेलेनिज्म यहाँ पर कभी कभी कुछ लेपर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। मेलेनिज्म की वजह से उसकी स्किन पूरी ब्लैक हो जाती है, तो उसको हम लेपर्ड नहीं बोलते, उसको हम पैंथर बोलते हैं। तो जो मेलेनिस्टिक लेपर्ड होता है ना, उसको हम अक्सर पैंथर के नाम से जानते हैं या जैगवार के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ब्लैक होने के पीछे का रीज़न है मेलेनिज्म, जिसके चक्कर में उसकी पूरी स्किन ब्लैक हो जाती है। अब लेपर्ड मिलता कहाँ पर है, तो सब सहारन अफ्रीकन रीजन में पाया जाता है। उसके अलावा वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के काफ़ी सारे हिस्सों में पाया जाता है। उसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया के अंदर भी यहाँ पर ये देखने को मिलता है। दूसरा, इंडियन लेपर्ड की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस फुस्का, ये यहाँ पर इंडियन लेपर्ड है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लेपर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। पॉपुलेशन की बात करें तो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया कि पॉपुलेशन बड़ी है। तो हाल ही में जो स्टेटस ऑफ लेपर्ड की रिपोर्ट है जो 2018 की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ की थी। इसमें पता ये चलता है कि इंडिया के अंदर में लेपर्ड की पॉपुलेशन साल 2014 के बाद में 60% से इंक्रीज़ हुई है, 60% से बड़ी है।
तो यहाँ पे लेपर्ड की पॉपुलेशन पहले थी 8,000 के आसपास, ये बढ़कर 12,852 के आसपास हो गई है, ऐसा बोला गया। जो सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है, देन कर्नाटका में, देन महाराष्ट्र के अंदर में। अब इनको खतरा ही बहुत ज़्यादा है। खतरा यही है कि इनकी जो खाल है ना, उसके लिए यहाँ पे इनको मार दिया जाता है, शिकार होता है। शिकार होने के साथ साथ यहाँ पर जिस एरिया में ये जंगलों में पाए जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं लगातार। और ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, जहाँ पर लेपर्ड एक तरीके से जंगल खत्म हुआ, वो बाहर निकल कर आया। अब बाहर निकला, खेतों में घुस गया या गांव में घुस गया, तो वहाँ पर ह्यूमन और उसके बीच में एक संघर्ष देखने को मिल जाता है, जहाँ पर इंसान काफ़ी हद तक यहाँ पे लेपर्ड को मार ही देता है, या फिर लेपर्ड एक आध की जान ले लेता है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो थ्रेट्स हैं, यहाँ पे लेपर्ड को देखने को मिलते हैं। बाकी इसका कंजर्वेशन स्टेटस ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा। तो IUCN में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। बाकी एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो है यहाँ पर ये देखो, चीता, लेपर्ड और जैगवार, इन तीनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। चीता अलग है, लेपर्ड अलग है, जैगवार अलग है। चीता जो कि भारत में ख़त्म हो चुका था बहुत पहले, अभी हमने नामीबिया से रिसेंटली मंगाया है। अच्छा, पहचान कैसे की जाए? तो पहचान करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे, जो चीता होता है ना, इसके मुंह पर, आंखों के पास में आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक कलर की लाइन होती है ना, आंखों के पास से मुंह तक ये ब्लैक कलर की लाइन चलती है। ये चीता में देखने को मिलता है, लेकिन लेपर्ड में आंखों के पास में कोई ऐसी ब्लैक लाइन नहीं नज़र आती है, ध्यान रखना। लेकिन लेपर्ड, चीता और जैगवार दोनों, तीनों के तीनों एक से लगते हैं देखने में, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। चीता समझ में आ गया, जिसमें आंखों के आसपास ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी, लेकिन लेपर्ड में कोई ब्लैक लाइन नहीं देखने को मिलती है। तीसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो ये जैगवार है, जैगवार के बॉडी पे जो स्पॉट्स हैं ना, वो थोड़े बेहतरीन तरीके के होते हैं। यानी कि जो स्पॉट्स हैं ना, जो इस पर धब्बे होते हैं, ये ऐसे धब्बे होते हैं, बीच में डॉट होता है। लेकिन जो यहाँ पे ऊपर लेपर्ड होता है, तो कहोगे लेपर्ड पे भी तो धब्बे हैं, लेकिन इस पर सीधा सीधा डॉट 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 आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा। तो जैगवार वाले जो डॉट है वो थोड़े अलग हैं, ऐसे डॉट, और बीच में इसके एक छोटा सा डॉट और देखने को मिलता है, एक फूल की तरह नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर पहचान होती है। जैसे आप देख पाओगे, ये रहा चीता, जिसके आंखों के आगे ब्लैक देखने को मिलेगा। इधर यहाँ पर ये रहा लेपर्ड, लेपर्ड का जो स्पॉट होता है, ये भी यहाँ पर थोड़ा फ्लावर सा शेप में होता है, लेकिन बीच में डॉट नहीं होता। इधर जैगवार का जो यहाँ पे डॉट देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा घना होता है और बीच में डॉट होता है, एक फ्लावर की तरह लगता है ये। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस होता है, लग तीनों सेम रहे, लेकिन तीनों के तीनों अलग हैं ना। उसके बाद में अगले आर्टिकल पर आते हैं। देखो, अब कुछ भी नहीं है, फ्रंट पेज में आओगे, ये आर्टिकल हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं है। स्टेटमेंट का खेल खेला जा रहा है। वैसे मैंने PDF के अंदर डाल दिया आर्टिकल, रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, बट यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं, एग्जामिनेशन के लिए इतना रेलेवेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पता होगा, इंडिया ने यहाँ पर इंडिया के जो 2 सॉन्ग है, उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली है ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए। खासकर जो RRR का नाटू नाटू है, ये यहाँ पर ऑस्कर नॉमिनेशन के अंदर में आ चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल क्लियर किया गया है। बाकी प्रीलिम्स के सवाल को देखते हैं कि इंडिया के कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, जो ये 3 पर्सन हैं, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह धिल्लोन, ये इन तीनों को हम किस तरीके से याद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर है। इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स की तरह हम इनको याद करते हैं। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।